हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर्स। हमेशा की तरह दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह जो आज का वीडियो है वह अप्रैल माह का चौथा और अंतिम वीडियो है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले पीछे का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही इजराइल ने आयरन बीम नामक लेजर हथियार का सफल परीक्षण किया है। वहीं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान अबाबर आजम को आईसीसी द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च 2022 घोषित किया गया है। जबकि एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश की पहला राज्य सरकार राजस्थान राज्य सरकार बन गई है। वहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर सुरंग की सड़क बनाई जा रही है, वह हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे संकुला दर्रे में बनाया जा रहा है। जबकि दोस्तों, सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा गुजरात के जामनगर शहर में किया गया है। वहीं दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब स्पेन के राफेल नडाल ने जीता है। जबकि दोस्तों, प्राइड प्रेजुडियस एंड पंडित्री नामक पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। वहीं दोस्तों, पेटा द्वारा वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर प्रसिद्ध अभिनेत्री आलिया भट्ट को घोषित किया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में रूस ने रूबल मुद्रा में भुगतान न किए जाने के कारण निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश की गैस आपूर्ति को बंद कर दिया है? और आपके ऑप्शन हैं तुर्की, पोलैंड, बुल्गारिया या फिर उपरोक्त 2 और 3 दोनों। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त 2 और 3 दोनों, यानी कि पोलैंड और बुल्गारिया इन दोनों ही देशों की गैस आपूर्ति को रूस ने बंद कर दिया है। अब निश्चित रूप से दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी, आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध के बीच में ही यूएसए समेत तमाम पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि रूस जो है यूरोपियाई बहुत सी देशों को जो है कि गैस का प्रमुख आपूर्तिकर्ता देश है। तो रूस ने भी इकोनॉमिक सैंक्शंस के जो है कि रिस्पॉन्स में कह दिया कि मैं आपको गैस तभी दूंगा जब आप हमें इस गैस का भुगतान रूबल के रूप में करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगने के कारण रूस की जो मुद्रा है रूबल, वह लगातार गिर जाती। तो व्लादिमीर पुतिन जी ने जो है कि यह अच्छा गेम खेला और उन्होंने कहा कि आप हमें पेमेंट जो है कि रूबल में ही करेंगे। और इसका सर दोस्तों मैं आपको बता चलूँ कि इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि वर्तमान समय में जो रूबल मुद्रा थी वह काफ़ी गिर गई थी उसकी वैल्यू, लेकिन अब एक बार फिर से रिकवर करके वो अपने अच्छे स्थान पर पहुंच गई है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर यही हुआ है कि बुल्गारिया और पोलैंड यह दोनों ही देश ने जो है कि रूबल में उनको पेमेंट नहीं किया गैस का। इसी कारण से दोस्तों वहाँ पर जो है कि बुल्गारिया और पोलैंड इन दोनों ही देशों की गैस आपूर्ति को रूस ने बंद कर दिया है। और इसी कारण से दोस्तों वर्तमान समय में यूरोप में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस खड़ा हो गया है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर बुल्गारिया और पोलैंड की हो रही है। तो बुल्गारिया और पोलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन को जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ मैप की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और बुल्गारिया और पोलैंड की लोकेशन को जानने के लिए हमें जाना होगा यूरोप की तरफ, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ और यहाँ से आप देखिए ईरान, इराक, तुर्की होते हुए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ब्लैक सी। तो दोस्तों, ये है बुल्गारिया और इसकी सीमा दोस्तों यहाँ पर इस ब्लैक सी से लगती है। अब दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं पोलैंड की तरफ। पोलैंड के लिए दोस्तों जाने के लिए हमें थोड़ा और पोलैंड, बुल्गारिया से ऊपर रोमेनिया और रोमेनिया से ऊपर दोस्तों यही है पोलैंड। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पोलैंड की सीमा यहाँ पर बाल्टिक सी से लगती है और पोलैंड की राजधानी वार्साय है। अब दोस्तों, बात यहाँ पर रूस और यूक्रेन युद्ध की हो रही है। तो आपको बता चलूं कि अभी कुछ समय पहले ही तुर्की ने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। वहीं दोस्तों, यूक्रेनियन जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, उन्होंने अमेरिका से रूस को एक आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश के रूप में घोषित करने की मांग की है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि इस युद्ध में जो है कि रूस ने यूक्रेन की दुनिया की सबसे बड़ी कार्गो जहाज जिसका नाम था AN-225 मरिया, उसको मार गिराया था। वहीं दोस्तों, यूक्रेन ने भी जो है कि रूस की मस्कवा नामक युद्धपोत को अपनी नेपच्यून मिसाइल से हमला कर काला सागर में डुबा दिया है। अगला प्रश्न है,
अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने ताड़ के तेल यानी कि जिसे पाम ऑयल कहा जाता है उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? और आपके ऑप्शंस हैं यूक्रेन, फिलीपींस, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इंडोनेशिया। अब दोस्तों बात आती है कि आखिर इस ताड़ के तेल पर प्रतिबंध लगाने से हमारा क्या वास्ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपको बता चलूं कि ताड़ का तेल जो हमारे इसका यूज़ बहुत सी चीज़ों में होता है, जैसे जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो क्रीम वगैरह लगाते हैं, या फिर खाने की बेकरी वगैरह भी जो चीज़ें हैं उसमें हम पाम ऑयल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और दोस्तों आपको बता चलूं कि ये जो इंडोनेशिया है, हमारी जो ताड़ के तेल की ज़रूरतें हैं, पाम ऑयल की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसका 70% पार्ट जो है हम इंडोनेशिया से भी तक परचेज करते थे। और अब जब इंडोनेशिया ने इस पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दिया है तो हमें अपनी ज़रूरतों के पाम ऑयल के लिए अब किन्हीं दूसरे देशों से बात करनी होगी। अब दोस्तों बात यहाँ पर इंडोनेशिया की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि इंडोनेशिया दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी वर्तमान समय में जकार्ता है। हालांकि दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी को नुसांतर बनाने की घोषणा की है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इंडोनेशियाई रुपया वहाँ की मुद्रा है। अब जैसा कि मैंने बताया कि यह एक द्वीपीय देश है, तो आपको बता चलूं दोस्तों कि इंडोनेशिया में कुल लगभग 17,000 द्वीप समूह हैं और इनमें से जो प्रमुख द्वीप हैं दोस्तों वह हैं सुलावेसी, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इंडोनेशिया यूएनओ के अलावा G20 और आसियान जैसे प्रमुख संगठनों का भी सदस्य है और वर्तमान समय में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो जी। वहीं दोस्तों अभी हाल फिलहाल के दिनों में इंडोनेशिया से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स की हम बात करें तो दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी जो एक गुफा चित्रकारी की खोज इंडोनेशिया में की गई है। वहीं दोस्तों वर्ष 2022 में G20 देशों की जो है कि अध्यक्षता इंडोनेशिया के द्वारा ही किया जाएगा। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि इंडोनेशिया में ही माउंट मेरापी नामक ज्वालामुखी है जिसमें अभी कुछ समय पहले उद्गार भी हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में यूजीसी तथा एआईसीटीई के द्वारा भारतीय छात्रों को किस देश की शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश न लेने की चेतावनी जारी की गई? और आपके ऑप्शंस हैं चीन, यूक्रेन, पाकिस्तान या फिर रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पाकिस्तान। अब दोस्तों बात यहाँ पर पाकिस्तान की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जबकि यहाँ की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया कहलाती है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं और अभी दोस्तों कुछ समय पहले ही इमरान खान को हटाकर वहाँ के नए प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ जी बने हैं जबकि वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ और भी आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सेवा भी है। हालांकि यह जो एम्बुलेंस सेवा है वह पाकिस्तान सरकार द्वारा संचालित नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में सिपरी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में कौन सा देश सैन्य मामलों में सर्वाधिक खर्च करता है? और आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, चीन, भारत या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अमेरिका। और इस सूची में दोस्तों दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पे उसी क्रम में देश हैं जैसा कि ऑप्शंस में दिया हुआ है, यानी कि दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत और जबकि चौथे स्थान पर ब्रिटेन का नंबर रहा है। वहीं दोस्तों रूस को इस सूची में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यहीं पर दोस्तों बात सिपरी की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि सिपरी का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यह एक गैर सरकारी संस्था है जो पूरी दुनिया भर में हथियारों के लेन देन के मामलों के विषय में अपना डाटा रिलीज करती है। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किस सिख धर्मगुरु की 400वीं जयंती मनाई गई? और आपके ऑप्शंस हैं गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, गुरु तेग बहादुर। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि गुरु तेग बहादुर जी जो है कि सिख धर्म में 10 गुरुओं में से 9वें क्रम के गुरु थे और इनका जन्म जो है कि 21 अप्रैल वर्ष 1621 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने दिल्ली के निकट शीशगंज गुरुद्वारे में उनकी जो है कि हत्या करवा दी थी। और दोस्तों इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में इनकी 400वीं जन्म जयंती के अवसर पे भारत सरकार द्वारा 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में 540 मेगावाट की क्षमता वाले क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी? और आपके ऑप्शंस हैं सिंधु, चिनाब, झेलम या फिर सतलज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, चेनाब।
इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस जल विद्युत परियोजना पर भी अपनी आपत्ति जताई है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारतीय तेल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं गुजरात, तेलंगाना, असम या फिर राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, असम। इस संदर्भ में आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि इस संयंत्र की स्थापना एक पायलट प्रोजेक्ट की तहत की गई है और वर्तमान समय में इसकी कैपेसिटी जो है वह प्रतिदिन 10 किलोग्राम हाइड्रोजन जनरेट करने की है। अब दोस्तों बात यहां पर आ रही है कि हरित हाइड्रोजन संयंत्र, इसका क्या मतलब है? तो इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन को एक पॉल्यूशन फ्री एनर्जी रिसोर्स के रूप में देखा जाता है और दोस्तों कमर्शियली हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए हमें कल कारखानों की जरूरत होगी, हमें कोई फैक्ट्री लगाना होगा और वहां से जो है कि हाइड्रोजन जनरेट होगा। अब दोस्तों फैक्ट्री को चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है और जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बिजली बनने के लिए हम ज़्यादातर कोयले का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम कोई हाइड्रोजन जनरेट कर रहे हैं और उसको हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए हम जो बिजली यूज कर रहे हैं उसके लिए हम कोयला जला रहे हैं, तो अल्टीमेटली तो हम यूज कर ही रहे हैं, तो ये हमारा हरित का हुआ। तो इसके लिए दोस्तों अगर हमें इस हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए जो हम कल कारखाने चला रहे हैं उसके लिए अगर हम अगर हरित बिजली का प्रयोग करें, मतलब कि जो सौर ऊर्जा से अगर बिजली या पवन ऊर्जा या किसी अन्य माध्यम से प्रयोग कर रहे हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल यानी कि जो है डीजल, ईंधन या पेट्रोल या कोयला नहीं यूज हो रहा है, तो उस क्रम से जो बिजली उत्पन्न हो रही है और उससे उत्पन्न किया जा रहा है अगर हाइड्रोजन, तो यह हमारा कहलाएगा हरित हाइड्रोजन संयंत्र। तो इस प्रकार दोस्तों असम के जोरहाट जिले में जो है देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र को स्थापित करने के लिए 100 किलोवाट क्षमता के एक सोलर पावर प्लांट की भी स्थापना की गई है। अब दोस्तों बात यहाँ पर असम की हो रही है, तो आपको बता चलूँ कि असम राज्य की स्थापना 26 जनवरी वर्ष 1950 को की गई थी और इसका पूर्व नाम कामरूप है। असम की राजधानी दिसपुर है, जबकि यहाँ का उच्च न्यायालय गुवाहाटी शहर में स्थित है। वहीं वर्तमान समय में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। वहीं राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। यहाँ पर विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 14, वहीं राज्यसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख नदी दोस्तों ब्रह्मपुत्र तो है ही, इसके साथ साथ तीस्ता आदि नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं। वहीं दोस्तों असम राज्य में कुल 7 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से काजीरंगा, मानस, नामेरी, देहांग पटकई आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में की गई? और आपके ऑप्शन हैं राजीव कुमार, सुमन केवेरी, अलका उपाध्याय या फिर के सोमनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, के सुमन बेरी। अब दोस्तों बात यहाँ पर नीति आयोग की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पे भारत सरकार की योजनाओं को बनाने वाली शीर्ष संस्था के रूप में 1 जनवरी वर्ष 2015 को की गई थी। और दोस्तों आपको बता चलूं कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। वहीं दोस्तों नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पगड़िया जी थे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किसे पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और आपके ऑप्शन हैं रतन टाटा, नरेंद्र मोदी, आशा भोसले या फिर साइरस पूनावाला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी 2022 में ही स्वर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था, तो उन्हीं के सम्मान में दोस्तों यह जो है कि पुरस्कार दिया जा रहा है और पहले पुरस्कार प्राप्त करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वहीं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल फिलहाल के दिनों में बहुत से अवार्ड्स प्राप्त किए गए हैं और जिनकी लिस्ट आपके सामने दे दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किसने भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? और आपके ऑप्शंस हैं जनरल MM नरवणे, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मनोज कुमार पांडे। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को ही जनरल MM नरवणे अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, तो उनके स्थान पर दोस्तों जनरल मनोज पांडे जी ने स्थान लिया है भारतीय सेना के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में। वहीं दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो ऑप्शन थर्ड है लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू, तो वह अब देश के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी बन गए हैं। वहीं दोस्तों ऑप्शन फोर्थ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार जो हैं वह देश के नए DGMO यानी कि डिप्टी जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बन गए हैं।
तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2022 के लिए G20 संगठन का अध्यक्ष है। और आपके ऑप्शन हैं इटली, भारत, इंडोनेशिया या फिर ब्रिटेन। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो जो आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।